हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं महामारी एवं अकाल पर आधारित हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। पहला शुरुआत करते हैं उपन्यास से। पहला उपन्यास है कंकाल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस उपन्यास में अकाल का चित्रण मिलता है एवं 1929 ईस्वी के तत्कालीन समाज के यथार्थ का नग्न चित्रण प्राप्त होता है। दूसरा उपन्यास है महाकाल, जिसकी रचना हुई थी 1947 ईस्वी में। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। वर्ष 1943 के बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। तीसरी रचना है विषाद मठ, जिसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। इसके लेखक हैं रांगे राघव। यह रचना बंगाल के अकाल पर आधारित है। चौथी रचना है 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ष 1918 ईस्वी के अवध प्रांत में फैली महामारी एवं अकाल का बड़ा ही सूक्ष्म एवं दयनीय चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। अगला उपन्यास है कोहबर की शर्त। इसके लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र। इस उपन्यास पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म नदिया के पार बनी है, जिसमें गुंजा एवं चंदन का प्रेम वर्णन एवं ग्रामीण परिवेश के रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है। उपन्यास में बाढ़ एवं महामारी का भी बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। कोहबर की शर्त में ग्रामीण जीवन के रोचक दृश्य इस प्रचलित उपन्यास में उपलब्ध हैं। अगला उपन्यास है आधा गांव, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। इसका प्रकाशन हुआ था 1966 ईस्वी में। यह उपन्यास गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन करता है। इस उपन्यास में चेचक नामक महामारी से ग्रस्त जनमानस का चित्रण उपलब्ध है। आधा गांव में चेचक की समस्या का वर्णन मिलता है। यह उपन्यास मेरे सबसे अधिक प्रिय उपन्यासों में से एक है। समय हो तो पढ़ने का कष्ट करें। यदि आप हिंदी के सजग विद्यार्थी हैं तो यह रचना आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आधा गांव, लेखक राही मासूम रजा। अगली रचना है पीली आंधी। इसकी लेखिका हैं प्रभा खेतान। इनका एक आत्मकथा भी है जिसको आप जानते होंगे, अन्य से अनन्या, जिसकी लेखिका हैं प्रभा खेतान। पीली आंधी उपन्यास में मारवाड़ी समाज की सामंती व्यवस्था का उत्पीड़न और अकाल से त्रस्त मारवाड़ी समाज के कोलकाता आने और कोलकाता में बसने के संघर्ष का प्रभा खेतान ने अत्यंत ही रोचक रूप में वर्णन अपने उपन्यास में किया है, जिसका नाम है पीली आंधी। ध्यातव्य है कि स्त्री विमर्श के सबसे प्रसिद्ध आत्मकथाओं में से एक अन्य से अनन्या की लेखिका प्रभा खेतान जी हैं, जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। अगली रचना है गोदान, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन, साथ ही साथ अकाल एवं महामारी के बारे में यह उपन्यास उच्च कोटि का स्थान रखता है। अगला उपन्यास है पानी के प्राचीर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। इस उपन्यास में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। अगला उपन्यास है अकाल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1997 ईस्वी में। इसके लेखक हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। वर्तमान समय की दुर्दशाग्रस्त गांव का चित्रण इस उपन्यास में उपलब्ध है। अब देखते हैं कविताओं में कहाँ कहाँ पर अकाल एवं महामारी का वर्णन हुआ है। पहली रचना है कवितावली, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। इस रचना में कवितावली में बनारस, जो कि काशी या वाराणसी कह सकते हैं आप, उस समय तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ध्यातव्य है कि
कवितावली में 7 सर्ग या कांड उपलब्ध हैं। अगली रचना है अकाल में सारस, जिसका प्रकाशन हुआ था 1988 ईस्वी में। इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस रचना अकाल के भयानक त्रासदी का वर्णन करता है। अकाल में सारस काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं कहानी विधा में अकाल एवं महामारी से जुड़ी रचनाएं। पहली कहानी है प्लेग की चुड़ैल, इसका प्रकाशन हुआ था 1902 ईस्वी में। इसके लेखक हैं भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल कहानी में प्रयाग क्षेत्र में फैले प्लेग नामक महामारी का वर्णन मिलता है। प्लेग की चुड़ैल कहानी का प्रकाशन सन 1902 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में हुआ था। अगली रचना है पहलवान का ढोलक, जिसका प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी में। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इस कहानी में 11 दिसंबर 1944 में यह कहानी साप्ताहिक विश्वामित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में जो इसकी प्रमुख मूल भावना है, आइए पढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन नामक पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह कहानी हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। आइए देखते हैं अगली कहानी, जिसका नाम है मुर्दों का गांव, जिसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। मुर्दों का गांव कहानी बंगाल क्षेत्र में पड़े अकाल की कहानी का मार्मिक वर्णन करता है। अन्य विधाएं जिनमें अकाल एवं महामारी का चित्रण हुआ है, पहली रचना है गर्दिश के दिन। इसकी विधा है संस्मरण। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने अपने समय 1936 या 37 की यादें इस संस्करण में साझा की हैं। उस समय प्लेग नामक महामारी अपने चरम सीमा पर थी एवं कैसे इस महामारी ने उनकी मां को उनसे अलग कर दिया, इसका वर्णन इस संस्मरण में मिलता है। गर्दिश के दिन
यह हरिशंकर परसाई जी का संस्मरण है। गर्दिश के दिन नाम से एक रचना हिंदी साहित्य में और भी है। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया था। तो गर्दिश की दिन नाम से 2 रचनाएं हैं। एक रचना है हरिशंकर परसाई जी की और एक रचना है कमलेश्वर की। अगली विधा देखते हैं तूफानों के बीच, जिसका प्रकाशन हुआ था 1941 ईस्वी में, और ये विधा है रिपोर्टाज, जिसको रिपोर्टिंग टाइप होता है वही रिपोर्टाज कहा जाता है। तूफानों के बीच में क्या है? तूफानों के बीच रांगेय राघव का मार्मिक रिपोर्टाज है। अपनी विशिष्ट वर्णन शैली और व्यापक मानवीय सरोकारों के चलते यह रचना अत्यंत हृदयग्राही सिद्ध हुई है। रांगेय राघव ने पुस्तक की भूमिका में लिखा है, बंगाल का अकाल मानवता के इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। शायद क्लियोपेट्रा भी धन के वैभव और साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी जितना आज एक साम्राज्य और अपने ही देश के पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों आदमी, औरतों और बच्चों को भूखा मार कर दिया है। आगरे के सैकड़ों मनुष्यों ने दान नहीं, अपना कर्तव्य समझकर एक मेडिकल जत्था बंगाल भेजा था। जनता के इन प्रतिनिधियों को बंगाल की जनता ने ही नहीं वरन मंत्रिमंडल के सदस्यों तक ने धन्यवाद दिया था। किंतु मैं जनता से स्फूर्ति पाकर यह सब लिख सका हूँ। मैंने यह सब आंखों देखा लिखा है। आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टिंग जैसा मिल रहा है, इसीलिए इसको रिपोर्टाज कहा जाता है। हिंदी का ज्ञानी देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।